मेरा नाम गौरव मिगलानी है। आज हम जिस बुक को शुरू करने जा रहे हैं वो है माइक्रो इकोनॉमिक्स। चैप्टर नंबर 1 है। तो सबसे पहले हम इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं कि इकोनॉमिक्स क्या होती है। सिंपल सी लैंग्वेज के अंदर इट इज़ ए सोशल साइंस, इट डील्स विद द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इन द सोसाइटी। मतलब ये स्टडी करती है एक व्यक्ति के बिहेवियर के साथ कि जब वो सोसाइटी में जाता है तो वो कैसे बिहेव करता है, किसमें द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, कंजप्शन, एक्सचेंज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद गिवन रिसोर्सेज। वो इन सब के अंदर कैसे बिहेव करता है, उसकी क्या रिएक्शन होती है, वो चाहे प्रोडक्शन का हो, चाहे वो कंजप्शन का काम हो, चाहे वो एक्सचेंज का हो, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूशन का हो, गुड्स एंड सर्विसेज का विद गिवन रिसोर्सेज। फॉर एग्जांपल मान लो वो मार्केट में गया कोई एक चीज खरीदने के लिए, उसका प्राइस पहले से ज़्यादा हो गया है। अब उसकी क्या रिएक्शन होगी, वो ज़्यादा खरीदेगा या कम खरीदेगा। इसी तरह से मान लो उसी चीज का रेट अगले दिन कम हो जाता है तो उसकी रिएक्शन क्या होगी, वो कम खरीदेगा कि ज्यादा करेगा, ज्यादा खरीदेगा। इसी बातों के बारे में, इसी टॉपिक्स को जब हम प्रोडक्शन को लेकर, इसी तरह से जब हम कंजम्पशन को लेकर, एक्सचेंज को लेकर जब हम स्टडी करते हैं एक व्यक्ति के बिहेवियर का सोसाइटी के अंदर, तो वो इकोनॉमिक्स ही कहलाती है। क्योंकि इकोनॉमिक्स ही ये प्रॉब्लम्स सोल्व करती है कि एक व्यक्ति का बिहेवियर डिफरेंट कंडीशंस के अंदर कैसा होगा। अब हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स की कॉन्सेप्ट की। एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन है जो मैंने 7 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, बहुत ही इजी लैंग्वेज में है और आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। पहली बात तो वही जो हमने अभी डेफिनेशन में या कह लो कि इंट्रोडक्शन के अंदर हमने पढ़ी है, इट डील्स विद इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू ह्यूमन लाइफ। एक मनुष्य के जीवन में जितनी भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आ रही है ये उसके साथ डील करता है। मतलब वो डिफरेंट कंडीशंस में वो व्यक्ति कैसा रिएक्ट करता है, कैसा बिहेव करता है। दूसरी बात, रिसोर्सेज आर लिमिटेड इन द रिलेशन टू आवर वांट्स। हमारी देखो इच्छाएं तो होती हैं अनलिमिटेड, हमको ये भी चाहिए, हमको वो भी चाहिए, ऐसा भी हो जाए, वैसा भी हो जाए, पर हम ये सब कुछ खरीदना पॉसिबल नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज जो होते हैं, जो संसाधन होते हैं वो लिमिटेड होते हैं। ऐसे ही चाहे हम दुनिया के सबसे अमीर आदमी की बात कर लें, चाहे उसके पास कितना ही पैसा क्यों ना हो, पर फिर भी वो दुनिया की सभी चीज़ों को एक वक्त के ऊपर नहीं खरीद सकता है। इसलिए इकोनॉमिक्स रिसोर्सेज के लिमिटेड होने के बाद भी हमारी इच्छा की पूर्ति के ऊपर ये प्रॉब्लम को सोल्व करता है। फिर तीसरी बात आती है रिच और पुअर। अब इकोनॉमिक्स का मैटर हर व्यक्ति के सामने आता है, चाहे वो अमीर होगा या गरीब। कोई कंट्री डेवलप्ड कंट्री है उसके सामने भी इकोनॉमिक्स का इशू आता ही है, और अगर कोई कंट्री गरीब है तो उसको भी ये टॉपिक स्टडी करना ही पड़ता है। फिर चौथा हमारा टॉपिक है कंज्यूमर। एक व्यक्ति क्या चाहता है, एक कंज्यूमर क्या चाहता है? एक कंज्यूमर चाहता है कि उसके सामने सेटिस्फेक्शन का प्रॉब्लम होता है, वो चाहता है कि मैं सेटिस्फाई रहूं, पर उसके सामने एक प्रॉब्लम होती है, वो होती है चॉइस करने की। वो ये देखता है कि क्या खरीदूं और क्या ना खरीदूं, अपनी इनकम का यूज कैसे करूं, अपनी इनकम का प्रयोग कैसे करूं, और इनकम का प्रयोग उसको ऐसे करना होता है कि जिससे उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले। फिर पांचवी बात है प्रोड्यूसर, मतलब जो माल बनाता है, प्रोड्यूस करता है। प्रोड्यूसर क्या चाहता है? मैक्सिमम प्रॉफिट। प्रोड्यूसर के सामने भी ये बात आती है, ये चॉइस करने की प्रॉब्लम उसके सामने आती है कि वो क्या प्रोड्यूस करे और क्या ना करे, क्योंकि उसके पास भी जो रिसोर्सेज होते हैं वो लिमिटेड होते हैं। इस एक रिसोर्सेज का संसाधन का प्रयोग या तो एक जगह पे कर ले या फिर दूसरी जगह पर कर ले। इसी तरह से ही हमारी गवर्नमेंट क्या चाहती है? सोशल वेलफेयर करना। सोशल वेलफेयर का मतलब होता है समाज का कल्याण,
क्योंकि गवर्नमेंट के पास भी रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं। गवर्नमेंट ये देखती है कि हमको अपना जो रिसोर्सेज है उसको कहाँ पे लगाना है। मान लो गवर्नमेंट के पास टैक्स से सारा पैसा इकट्ठा होता है, तो गवर्नमेंट ये देखती है कि ये पैसा कहाँ पे खर्च करे, कंस्ट्रक्शन करने में करे, डैम्स बनाने में करे, ब्रिजेस बनाने में करे, या स्कूल के बच्चों की पढ़ाई के ऊपर खर्च करने के लिए करे। जैसे आजकल मिड डे मील चल रहा है, तो उसके ऊपर भी गवर्नमेंट अपना पैसा खर्च कर रही है। उद्देश्य क्या है? सोशल वेलफेयर, बच्चे स्कूल में आए, स्कूल से भागे नहीं, और घर पे जो बच्चे पहले मजदूरी करते रहते हैं उनको भी हम अभी स्कूल की तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो सोशल वेलफेयर के ऊपर भी गवर्नमेंट पैसा खर्च करती है। तो ये कॉन्सेप्ट गवर्नमेंट के सामने भी आता है कि उसको सोशल वेलफेयर को भी ध्यान में रखना होता है। फिर सातवीं बात, इकोनॉमिक्स का जो कॉन्सेप्ट है दो पार्ट्स में भी डिवाइड होता है। एक है माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड द मैक्रो इकोनॉमिक्स। जब हम इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम को इंडिविजुअल लेवल पे सोल्व करते हैं, तो या इंडिविजुअल लेवल पे जब हम पढ़ते हैं तो उसको हम बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। और जब हम पूरी कंट्री की बात करते हैं, पूरी इकोनॉमिक को लेकर चलते हैं, पूरी कंट्री की ही हम इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स के लिए हम स्टडी करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। वैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स की अलग से एक बुक होती है और मैक्रो इकोनॉमिक्स की भी अलग से एक बुक है, पर इस टॉपिक के बारे में हम थोड़ा सा अभी पढ़ लेते हैं, जिसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम देखेंगे कि क्या होती है, देन उसके कंपोनेंट क्या हैं। इसी तरह से हम ये देखेंगे कि मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है, देन उसके भी कंपोनेंट क्या है। बहुत इजी टॉपिक है, तो देखते हैं अब हम। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अभी माइक्रो इकोनॉमिक्स की। तो माइक्रो वर्ड का जो मीनिंग होता है वो होता है स्मॉल, मतलब छोटा। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स डील करता है कौन से इकोनॉमिक इश्यूज के साथ? जो छोटी छोटी इकोनॉमिक यूनिट्स होती हैं। छोटी छोटी इकोनॉमिक यूनिट्स कैसे हो सकती हैं? जैसे एन इंडिविजुअल एक फर्म की बात कर रहा है, एक इंडस्ट्री की बात कर रहा है, एक मार्केट की बात कर रहा है। जब हम एक सिंगल यूनिट या सिंगल इकोनॉमिक यूनिट्स की इश्यूज को सोल्व करने के लिए जब हम डील करते हैं, उसको स्टडी करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड द माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम कुछ 3 वाइटल कंपोनेंट्स पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहला क्या है? थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर और थ्योरी ऑफ डिमांड। देखो, जो पहली थ्योरी है ना, वो है थ्योरी ऑफ डिमांड की, या कह लो थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। इसके अंदर हम ये देखते हैं कि जो एक व्यक्ति होता है, एक जो कंज्यूमर होता है, वो उसके पास जो इनकम होती है वो उस इनकम का कैसे यूज़ करता है। क्योंकि मान लो एक व्यक्ति के पास 20,000 रुपये हैं, पर वो ऐसा तो नहीं है ना कि 20,000 रुपये से वो सब कुछ खरीद सकता हो, पर उस 20,000 को खर्च करने के लिए उसके पास ऑल्टरनेट यूज़ हो सकते हैं। मान लो उसने 20,000 का एक मोबाइल खरीदना है, या 20,000 रुपये से उसने अपने मकान का किराया भरना है, या 20,000 रुपये से वो कुछ एक टीवी खरीदना चाहता है, या 20,000 से कोई एक सेकंड हैंड व्हीकल खरीदना चाहता है। तो हम थियोरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर में ये देखते हैं कि ऑल्टरनेट यूजेस होने के बावजूद भी वो अपनी इनकम को कैसे यूज करता है ताकि उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले। इस थ्योरी ऑफ डिमांड के अंदर, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर के अंदर हमको एक प्राइस डिमांड रिलेशनशिप एक स्टडी करना है, जो थ्योरी ऑफ डिमांड के अंदर हम पढ़ेंगे। प्राइस डिमांड रिलेशनशिप एक इसका मेन फैक्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो इस प्रॉब्लम को सॉल्व भी करता है। फिर सेकंड जो हमारा टॉपिक है वो है थ्योरी ऑफ प्रोड्यूसर बिहेवियर और थ्योरी ऑफ सप्लाई। इसके अंदर हम ये देखते हैं कि जो एक प्रोड्यूसर है वो डिसाइड करना चाहता है, वो कैसे डिसाइड करता है कि वो क्या प्रोड्यूस करे और कैसे प्रोड्यूस करे। तो अल्टीमेटली एक प्रोड्यूसर हमेशा क्या चाहता है? अपना प्रॉफिट मैक्सिमम करना चाहता है। उसकी इसी टॉपिक को पढ़ने के लिए एक प्राइस सप्लाई रिलेशनशिप का जो टॉपिक है, जो इसका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। फिर थर्ड है थ्योरी ऑफ प्राइस। थ्योरी ऑफ प्राइस के अंदर
हम ये स्टडी करते हैं कि जो गुड्स का जो प्राइस होता है, वस्तुओं का जो मूल्य होता है, वो मार्केट के अंदर सप्लाई और डिमांड की फोर्सेस के इंटरेक्शन से कैसे डिसाइड होता है ना। तो ये वास्तव में एक डिफरेंट चैप्टर है। थ्योरी ऑफ डिमांड का ये चैप्टर है, ये थ्योरी ऑफ सप्लाई का चैप्टर है। इसके हम प्राइस के बारे में भी पढ़ने वाले हैं। इसमें मार्केट्स के भी कुछ टॉपिक आते हैं और इसी तरह से हमको प्राइस के बारे में भी स्टडी करना होता है कि डिफरेंट मार्केट के अंदर प्राइस कैसे डिसाइड होता है, और वो कैसे डिसाइड होगा, सप्लाई और डिमांड की फोर्सेस वो डिसाइड करती हैं प्राइस को। कुछ इकोनॉमिक्स कहते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स को हम थ्योरी ऑफ प्राइस के नेम से भी जानते हैं। ये बात मैं आपको इसलिए भी बता रहा हूँ क्योंकि कभी भी पेपर में एक क्वेश्चन आ सकता है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स को किस और नेम से भी जाना जाता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स को प्राइस की थ्योरी के नेम से भी जाना जाता है। ये बात हमको याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी। अब हम बात करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की। मैक्रो का मीन क्या होता है, मतलब क्या है इसका, लार्ज मतलब बड़ा। मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या करते हैं, हम पूरी की पूरी इकोनॉमी को हम होल लेकर चलते हैं। मतलब माइक्रो में क्या था, एक सिंगल यूनिट की प्रॉब्लम्स को हम सोल्व करने में लगे हुए थे, उनके इश्यूज को हम सोल्व करते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर पूरी कंट्री की बात लगा के चलो, इकोनॉमी ऐसे होल, उसके इकोनॉमिक इश्यूज, उसके इकोनॉमिक्स इशू कौन से हो सकते हैं, पूरी की पूरी कंट्री की डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई। तो इन टॉपिक्स के बारे में हम सोल्व करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो वर्ड वास्तव में माइक्रो से बड़ा माना जाता है। इसके अंदर 3 बेसिक इश्यूज आते हैं। पहला है इक्विलिब्रियम इन द इकोनॉमी, मतलब इकोनॉमी के अंदर संतुलन होना। इसके अंदर हम ये स्टडी करते हैं कि इक्विलिब्रियम कैसे स्ट्रक करता है, किसकी टर्म्स में पढ़ते हैं, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई। जब हम ये वाला टॉपिक एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई को लेकर पढ़ते हैं तो हम ये देखते हैं कि ऐसी कौन सा पॉइंट होता है जहाँ पे एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई बराबर होते हैं। जब हम ये टॉपिक स्टडी करते हैं और ये जब बराबर होता है तो दैट इज कॉल्ड द इक्विलिब्रियम, मतलब संतुलन है। संतुलन कब होएगा, जब पूरी कंट्री की डिमांड, एग्रीगेट डिमांड मतलब पूरी कंट्री की सप्लाई की इक्वल होती है, मतलब एग्रीगेट सप्लाई, दैट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम, मतलब संतुलन। इकोनॉमी के अंदर संतुलन है। फिर दूसरी बात आती है डिस इक्विलिब्रियम इन द इकोनॉमी। इसका मतलब है कि अभी संतुलन तो है ही नहीं, संतुलन नहीं है तो मतलब अगर एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से ज़्यादा हो जाती है या एग्रीगेट सप्लाई एग्रीगेट डिमांड से ज़्यादा हो जाती है तो इसका मतलब है कि हमारे रिसोर्सेज या तो बैलेंस नहीं हो पा रहे हैं या हम अपने रिसोर्सेज का अच्छे से यूज़ ही नहीं कर पा रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड द असंतुलन। संतुलन तो है ही नहीं। फिर तीसरी बात आती है करेक्शन ऑफ डिसइक्विलिब्रियम, मतलब हमको जो असंतुलन की पोजीशन है उसको हमको अभी ठीक करना है। इसको ठीक करने के लिए करेक्शन का टॉपिक है, मतलब हम जो भी स्टेप उठाते हैं दैट इज करेक्शन। मतलब अब हमको क्या करना है, एग्रीगेट सप्लाई को एग्रीगेट डिमांड के इक्वल करना है। तो जब हम ये टॉपिक पढ़ते हैं दैट इज इस प्रकार का जब इशू आता है और जो इस प्रकार के इशू को उठाने के लिए, ठीक करने के लिए जब हम कुछ स्टेप लेते हैं दैट इज द करेक्शन। इसके बाद है वाइटल कंपोनेंट्स ऑफ द मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसके अंदर हमको फिर से 3 बातें पढ़नी है। सबसे पहली बात थ्योरी रिलेटेड टू इक्विलिब्रियम इन द इकोनॉमी। देखो ये तीनों के तीनों टॉपिक रियलिटी में यहीं से निकल कर आए हैं। देखो इक्विलिब्रियम इन द इकोनॉमी, थ्योरी रिलेटेड टू इक्विलिब्रियम, डिसइक्विलिब्रियम इन द इकोनॉमी, थ्योरी रिलेटेड टू डिसइक्विलिब्रियम, करेक्शन ऑफ डिसइक्विलिब्रियम, थ्योरी रिलेटेड टू द करेक्शन ऑफ द डिसइक्विलिब्रियम। ये आप बिल्कुल इजीली याद भी रख सकते हो। तो पहला टॉपिक अभी हम जो वाइटल कंपोनेंट में पढ़ने जा रहे हैं वो है द थ्योरी रिलेटेड टू इक्विलिब्रियम, मतलब जो थ्योरी हमको संतुलन को लेकर पढ़नी है, इकोनॉमी के संतुलन को लेकर पढ़नी है वो थ्योरी। इस थ्योरी को पढ़ने के लिए हम क्या पढ़ते हैं, इस थ्योरी को हम इनकम एंड
एम्प्लॉयमेंट की थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। इसके अंदर हम ये स्टडी करते हैं कि एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड कैसे स्ट्रक करती है। दूसरा टॉपिक थ्योरी रिलेटेड टू डिसइक्विलिब्रियम इन द इकोनॉमी। इसके अंदर हम ये देखते हैं कि इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन कैसे आता है। इसके अंदर हम ये देखते हैं कि अगर एग्रीगेट सप्लाई, मतलब दूसरे टॉपिक के अंदर क्या है, संतुलन तो है नहीं, संतुलन नहीं है तो क्या होगा, मतलब या तो एग्रीगेट सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी या एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा हो जाएगी। तो हम ये देखेंगे कि इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, इसका क्या रिजल्ट पड़ रहा है, इसके प्रभाव, इसके इफेक्ट को जानने के लिए हम क्या पढ़ते हैं, सेकंड वाला टॉपिक स्टडी करते हैं। फिर है हमारा थर्ड टॉपिक थ्योरी रिलेटेड टू करेक्शन ऑफ द डिसइक्विलिब्रियम, मतलब जब हम असंतुलन को ठीक करने के लिए कुछ टॉपिक को स्टडी करते हैं तो वो टॉपिक कौन से स्टडी करने होते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी एंड द एक्सचेंज रेट पॉलिसी। ये टॉपिक हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आते हैं, बहुत ईजी है। ये हमारी सेकेंड बुक है मैक्रो इकोनॉमिक्स, पर फर्स्ट चैप्टर के अंदर हमको थोड़ा थोड़ा सब कुछ पढ़ने को मिलता है। तो अब तक हमने क्या पढ़ लिया कि इकोनॉमिक्स क्या होती है, देन माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है, देन मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है। वीडियो को कंप्लीट करने से पहले मैं आपको फिर से बता देता हूं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या करते हैं, क्या स्टडी करते हैं। स्मॉल इकोनॉमिक यूनिट्स के बारे में स्टडी करते हैं, एन इंडिविजुअल कंज्यूमर, एन इंडिविजुअल प्रोड्यूसर, एन इंडिविजुअल फर्म और एक इंडस्ट्री या एक मार्केट की बात होती है। उनके इकोनॉमिक्स इश्यूज के ऊपर हम डिस्कस करते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को सोल्व किया जाता है। सोल्व करने के तरीके कौन से होंगे, थ्योरी ऑफ डिमांड, थ्योरी ऑफ सप्लाई, थ्योरी ऑफ प्राइस। पर मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम पूरी की पूरी इकोनॉमी को लेके चलते हैं, मतलब पूरी की पूरी कंट्री के इकोनॉमिक इश्यूज के बारे में हम स्टडी करते हैं और उनके ऊपर एनालिसिस करते हैं, देन उसको सोल्व करते हैं। सोल्व करने के लिए हमको फिर क्या क्या, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट की थ्योरी पढ़नी पड़ती है, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन की थ्योरी पढ़नी पड़ती है, मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी और एक्सचेंज रेट पॉलिसी। मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम एग्रीगेट डिमांड, पूरी की पूरी कंट्री की डिमांड लेकर चलते हैं और पूरी की पूरी कंट्री की सप्लाई लेकर चलते हैं कि ये संतुलन कैसे होता है, इसका असंतुलन कैसे होता है, और अगर असंतुलन हो गया है तो उसको करेक्ट करने के लिए हम क्या स्टेप लेते हैं। तो ये है हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स में डिफरेंस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, समझ में आ गया हो, तो आप अपने दूसरे फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू।